बेटा इस चैप्टर में आपको देखना क्या है, पिछले चैप्टर में आपने देखा था कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है, एक अर्थव्यवस्था का संतुलन कब आता है ना। तो मैंने क्या कहा था आपको कि जब इकोनॉमी में प्लान एग्रीगेट डिमांड नियोजित समग्र मांग और प्लान एग्रीगेट सप्लाई नियोजित समग्र पूर्ति बराबर हो जाए तो वहां पर इकोनॉमी किस में चली जाती है, इक्विलिब्रियम में। ये पढ़ा था ना आपने कि जब जितना आपने डिमांड किया है, एग्रीगेट डिमांड कितना इकोनॉमी में और सप्लाई कितनी है, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में चली जाती है। आज पहले आप ये सुनो कि इक्विलिब्रियम के दो टाइप होते हैं। इस वाले इक्विलिब्रियम में मैंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मतलब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अभी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। और एक दूसरा इक्विलिब्रियम होता है कि जब इकोनॉमी में प्लान एग्रीगेट डिमांड और प्लान एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल है और कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी है। यहां पे एक वर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा होगा। पहले तो आप इसे समझो कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं। हर वो पर्सन जो विलिंग भी है और एबल भी है, विलिंग एंड एबल दोनों ही है, विलिंगनेस भी है उसके अंदर और एबिलिटी भी है, और उसको आपने एम्प्लॉयमेंट दे दिया तो इस केस को क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। हर वो पर्सन जो इकोनॉमी में विलिंग एंड एबल टू वर्क है और आपने उसको पर्टिकुलर वेज रेट पे, जो वेज रेट चल रहा है उस वेज रेट पे आपने उसे काम दे दिया तो मतलब कंट्री में क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक। सबको काम देने के बाद जितना आपने सप्लाई किया है, सप्लाई मींस प्रोडक्शन किया है, अगर करेक्ट उतनी ही क्या रह जाए, डिमांड रह जाए, तो हम कहेंगे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है। और कौन सा इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। समझ गए मेरी बात, मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, एडीएस बराबर है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, राइट। लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद जितना एएस आया है करेक्ट उतना एडी है तो ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन नाम क्या होगा इसका, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कंफर्टेबल। अगर मैं इस बात को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो मैं क्या ग्राफ बनाऊंगा, सेम वही जो पिछली क्लास पे हुआ था। एग्रीगेट सप्लाई, आप सब जानते हो एग्रीगेट सप्लाई कहां से जाता है, 45 डिग्री का एंगल बना के जाता है। एग्रीगेट डिमांड, ये रहा आपका एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, ये पॉइंट है, यहां पे इनकम का लेवल वाई है ना, इस एक्सिस पे हम जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, है ना, ये चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एडी है हमारे पास सी प्लस आई, यहां पे इक्विलिब्रियम है और कंट्री में ये इक्विलिब्रियम सबको काम देने के बाद बना है। तो मान लो अगर ऐसा हो रहा है तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, कौन सा इक्विलिब्रियम है ये, फुल एम्प्लॉयमेंट। कौन सा इक्विलिब्रियम है ये, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सुना आपने सबने। अब क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या हमेशा ऐसा होता होगा, क्या हमेशा ऐसा होता होगा कि हर पर्सन जो विलिंग एंड एबल टू वर्क है उसको आपने काम दे दिया और जितना आपने सप्लाई किया उतनी डिमांड हो जाए, नहीं होता होगा। अगर कभी ऐसा हो गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद जितना आपने सप्लाई किया है डिमांड उससे ज्यादा हो जाए तो इस केस को बेटा आप एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हो, आधिक्य मांग या स्फीतिक अंतराल। सुना सबने ध्यान से, इस केस को क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। लाइन रिपीट कर रहा हूं मैं, फुल एम्प्लॉयमेंट करने के बाद जितना एएस है उतना ही एडी हो गया तो हम कहेंगे इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में। फुल एम्प्लॉयमेंट करने के बाद जितना एएस है अगर एडी उससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो हम इस केस को क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड, आधिक्य मांग या फिर इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। अगर मैं इस बात को डायग्राम में शो करूं तो क्या करूंगा मैं, देखो जरा ध्यान देना, जितना एएस हुआ उतना ही एडी हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट है तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर एक्चुअल में एडी उससे क्या हो गया, ओवर, ज्यादा होगा तो कहां बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा ना। तो यहां पे जितना ज्यादा हुआ, देखो कितना ज्यादा हुआ, E2F, इतना ही ज्यादा हुआ ना, तो इस ज्यादा वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, E2F, इतना ही ज्यादा हुआ ना, इसी ज्यादा वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड। ये देखो यहां पे ग्राफ में दिखाया हमने कि एएस फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जितना एएस किया, ये रहा हमारा एग्रीगेट डिमांड, अगर ये पॉइंट मिल जाता तो हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन एक्चुअल में हमारा एडी से कहां चला गया, ऊपर एडी1 पे, और जितना गैप क्रिएट हुआ E2F, मैं इसे F बोल दे रहा हूं, इसको एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। बताओ, दे सकते हो आंसर, क्लियर है सबको। अब एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कोई इकोनॉमी एक्सेस डिमांड के केस में चली जाती है।
ठीक है। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि एडी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि आपने पिछला 7 चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने देखा कि एडी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इनके सम से बनता है। तो अगर एडी एक्सेस हो गया है, अगर एडी ज्यादा हो गया है, तो उसके पीछे रीजन क्या रहा होगा, उसके कंपोनेंट्स। अगर आपकी कंट्री में राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग प्रवृत्ति बढ़ गई है, लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कंजम्पशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो अगर कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं तो कंट्री में एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कौन सा केस बन जाएगा, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप का। कंफर्टेबल। ऐसे ही दूसरा पॉइंट, अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया हो, सही है क्या, अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, निवेश व्यय, अगर फर्म कैपिटल गुड्स पे खर्चा बढ़ा देती है, तो ये भी क्या हो रहा है, कंट्री में डिमांड बढ़ रहा है, तो ये भी एडी को क्या बढ़ा देगा, सी के बढ़ने से एडी बढ़ जाएगा, आई के बढ़ने से एडी बढ़ जाएगा। बोलो डन है। उसके बाद इसी तरीके से सेम, अगर गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ा देती है, गवर्नमेंट के 2 टाइप का खर्चा होता है, आपको पता है ना, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देती है तो भी आपकी इकोनॉमी में क्या होगा, अगर गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ा देती है तो भी आपकी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का केस बन जाएगा। सी का बढ़ जाना, आई का बढ़ जाना, जी का बढ़ जाना, एक्सपोर्ट का बढ़ जाना। अगर आपकी कंट्री में बने हुए गुड्स एंड सर्विस की डिमांड फॉरेन कंट्री करने लग जाए तो इसी को एक्सपोर्ट बोलते हैं कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। और अगर एक्सपोर्ट बढ़ा तो एक्सपोर्ट के बढ़ने की वजह से भी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइज इन एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का घट जाना, इंपोर्ट का कम हो जाना, फॉल इन इंपोर्ट। ध्यान दो, अगर आपके देश के लोग इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री में बनी हुई चीजों की डिमांड कर रहे हैं, और इसकी वजह से भी आपकी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो कंफर्टेबल हो। उसके बाद एक पॉइंट है आपका रिडक्शन इन टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम कर देती है, टैक्स के कम होने का क्या मतलब है कि अब चीजें सस्ती मिलेंगी, और जब सस्ती मिलेगी तो पब्लिक डिमांड ज्यादा करेगी, और इसकी वजह से कंट्री में कौन सा केस क्रिएट हो जाएगा, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप का। बोलो कंफर्टेबल हो। उसके बाद एक और पॉइंट है आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक्सेस डिमांड के ये सारे रीजंस थे, एक और पॉइंट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये क्या होता है, हिंदी में कहते हैं घाटे की वित्तीय व्यवस्था। अगर कभी भी हमारी सरकार का बजट डेफिसिट में होता है, सरकार के खर्चे ज्यादा होते हैं और कमाइयां कम होती है, तो उस गैप को भरने के लिए सरकार आरबीआई से लोन लेती है। और आरबीआई कई बार क्या करता है, सरकार को नई करेंसी प्रिंट करके लोन दे देता है। और देश में नई करेंसी की सप्लाई बढ़ने का मतलब, नए पैसे के आने का मतलब लोगों की परचेसिंग पावर का बढ़ जाना, और परचेसिंग पावर बढ़ी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे ना, कंट्री में खुद ब खुद एडी ग्रेटर देन एएस हो जाएगा, मींस की कंट्री में एक्सेस डिमांड का केस बनेगा। बोलो कंफर्टेबल हो सब। अब आंसर ये कि यार इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर एक देश में एक्सेस डिमांड हो गया, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या असर पड़ेगा। मुझे तुम पहले एक चीज बताना, पिछले ही चैप्टर में मैंने कहा था आपको कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये शॉर्ट रन में पढ़ा रहा हूं, है ना। शॉर्ट रन में पढ़ा रहा हूं का मतलब आपके पास प्रोडक्शन को बढ़ाने का एक ही जरिया एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट को मैंने इस चैप्टर में आते ही क्या कर दिया है, फुल कर चुका एम्प्लॉयमेंट। तो क्या अब आप फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब हर वो बंदा जो वर्क करना चाहता तो उसे आपने वर्क दे दिया, क्या अब आप अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के लेवल को और बढ़ा सकते हो, नहीं। एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी क्या आपके देश में फुल है, तो क्या एम्प्लॉयमेंट और बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता एम्प्लॉयमेंट और तुम मुझे बताओ, जब एम्प्लॉयमेंट और नहीं बढ़ सकता तो क्या कंट्री में प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा। जब लोगों को आप काम नहीं दे पा रहे तो क्या प्रोडक्शन बढ़ पाएगा, और जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा तो क्या कंट्री का इनकम का लेवल, जीडीपी का लेवल कुछ भी बढ़ेगा। बात समझ गए। तो इंपैक्ट सुना आपने, क्या बताया मैंने, ना तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पहले ही फुल है। एम्प्लॉयमेंट ना बढ़ने की वजह से ना तो जीडीपी बढ़ेगी, ना प्रोडक्शन बढ़ेगा, ना इनकम बढ़ेगा, और एक और बात, ना नया इक्विलिब्रियम बनेगा। देखो नया इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एडी एस बराबर, संतुलन कब है, जब एडी और एस बराबर हो। अभी एडी ज्यादा हो गया, बराबर करने के लिए एस को बढ़ाना पड़ेगा, और एस कब बढ़ता है, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़े। एम्प्लॉयमेंट तो फुल है तो नया इक्विलिब्रियम भी नहीं बनेगा। देख रहे हो, नए वाला एडी एस को यहां काट रहा है, तो क्या यहां पे इक्विलिब्रियम बन पाएगा, नहीं। फिर से इक्विलिब्रियम कहां बनेगा, पुराने वाले पॉइंट पर ही वापस आके बने। कैसे, वो मैं एक मिनट में बता रहा हूं, पहले क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं।
न्यू इक्विलिब्रियम इस केस में नहीं बनेगा। कौन से केस में? एक्सेस डिमांड में। कोई भी पूछे क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? एएस को बढ़ाना होगा। एएस कैसे बढ़ता है? एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से, और हम एम्प्लॉयमेंट को भी नहीं बढ़ा पा रहे। ये देखो लिखा हुआ है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। क्या इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा तो क्या आउटपुट, जीडीपी, इनकम, किसी चीज का लेवल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। बस एक चीज बढ़ेगी, मैं बताता हूं क्या बढ़ेगा। जर्नल प्राइस लेवल। आपके देश में कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों? एक छोटा सा माइक्रो का एग्जांपल लेते हैं। देखो, देश में 1000 यूनिट्स की सप्लाई है, फॉर एग्जांपल 1000 चीजें आपने बनाई और डिमांड हो रही है 1200 की, तो कितना एक्सेस डिमांड है? 200। इतने लोग लेने के लिए चीजें खड़े हैं लेकिन चीजें अवेलेबल नहीं है, तो चीजों के रेट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और तभी तो इस गैप को आपने नाम भी क्या दे रखा है? इन्फ्लेशनरी, स्फीतिक अंतराल। ये वो गैप है, एग्रीगेट डिमांड जितना होना चाहिए था और जितना हुआ है, उन दोनों के बीच के गैप को इन्फ्लेशनरी गैप बोला गया है। ये वो गैप है जो आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन लाएगा, महंगाई लाएगा, आपकी कंट्री के जर्नल प्राइस लेवल को क्या करने का काम कर देगा? बढ़ाने का काम कर देगा। इसलिए इसको बोला गया इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है। और अब देखो क्या होगा, जब चीजें महंगी होंगी इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से, तो डिमांड खुद ब खुद, जब चीजें महंगी होगी तो डिमांड खुद ब खुद घटना शुरू होगा, और घटते घटते दोबारा आके कहां पे? उसी पुराने वाले पॉइंट पर क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम। बोलो, कंफर्टेबल हो सारी चीजों को लेके? ठीक है। और अगर आपके दिमाग में ये चला गया तो अपोजिट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट करने के बाद जितना आपने एग्रीगेट सप्लाई किया है, एग्रीगेट डिमांड उससे कम रह गया, नीचे रह गया, तो उसी को हमने क्या बोल दिया है? डेफिसिट डिमांड, न्यून मांग, या फिर डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है। ये देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आपने सप्लाई की और एग्रीगेट डिमांड हमारा उससे क्या रह गया? कम रह गया। तो क्या नाम दे रहा हूं मैं? डेफिसिट डिमांड। पक्का? क्या नाम दिया हमने उसको? डेफिसिट डिमांड। अच्छा, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करूं? देख भाई, मुझे तो पता है क्या चाहिए था, मुझे तो ये चाहिए था कि एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए। एक्चुअल में हुआ क्या? पिछली बार क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गया था। इस बार क्या हो रहा है? एग्रीगेट डिमांड कम हो जा रहा है। AD1 है ना, कितना कम हो जा रहा है? सपोज E2G, ये गैप E2G इतना कम हो गया। इसी गैप को क्या बोल रहा हूं मैं? डेफिसिट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। बोलो क्लियर है? फुल एम्प्लॉयमेंट पे जितना एग्रीगेट सप्लाई है, अगर एग्रीगेट डिमांड उससे कम रह गया तो जितना कम रह गया वही डेफिसिट डिमांड है, और वही क्या है? डिफ्लेशनरी गैप है। ठीक है सबको? अब फिर नया क्वेश्चन खड़ा हो गया कि ऐसा क्यों होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिन पॉइंट्स की वजह से एक्सेस डिमांड हो रहा था उसके उल्टे पॉइंट्स हो रहे होंगे। जैसे आपकी कंट्री में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घट रहा होगा, इसलिए एग्रीगेट डिमांड घट रहा है। आपकी कंट्री में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट का लेवल घट रहा होगा। आपकी कंट्री फॉरेन से इंपोर्ट ज्यादा कर रही है, मतलब अपनी चीजें नहीं खरीद रही, अपना गुड्स एंड सर्विस का डिमांड घट रहा है। इंक्रीज इन टैक्स, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया और टैक्स बढ़ने की वजह से चीजें लोगों को महंगी लग रही है और लोग डिमांड क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। टैक्स बढ़ने की वजह से लोग डिमांड कम कर रहे हैं। बोलो कंफर्टेबल है यहां तक सब? ये रीजन है किस चीज के पीछे के? एक्सेस डिमांड के पीछे के, सॉरी डेफिसिट डिमांड के पीछे के। डन सबको? पक्का? अब फिर नया क्वेश्चन उठा कि यार सर, अगर डेफिसिट डिमांड हो गया किसी देश में तो क्या इंपैक्ट होगा? अगर डिमांड कम रह गया तो क्या इंपैक्ट होगा? क्या अब बनेगा नया इक्विलिब्रियम? सोचो, फुल एम्प्लॉयमेंट देने के बाद जितना आपने सप्लाई किया, डिमांड उससे कम रह गया, तो क्या आप नया इक्विलिब्रियम बना सकते हो? हाँ, बना सकते हैं। पिछली बार क्या था? पिछली बार हमारे हाथ पैर बंधे हुए थे कि अब हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं सकते क्योंकि फुल है, अब कोई है ही नहीं काम करने वाला। पक्का? लेकिन घटाया तो जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट को घटा तो सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अगर हम घटाएंगे तो सप्लाई, प्रोडक्शन घटेगा और एएस घट के एडी के बराबर आ जाएगा, मतलब नया इक्विलिब्रियम यहां पे बनाना पॉसिबल है। लेकिन उस इक्विलिब्रियम का नाम अब हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं देंगे, क्योंकि सब काम पे नहीं है, कुछ लोगों को आपने काम से क्या कर दिया है? निकाल दिया है। तो नाम क्या होगा उस नए इक्विलिब्रियम का? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है? यहां पे देखो, इस वाले पॉइंट पे नए वाला यहां काट रहा है ना, नए वाला एडी, नए वाला एडी यहां पे काट रहा है, तो यहां पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है या नहीं है? है।
और क्या नाम होगा उस इक्विलिब्रियम का? अंडर एम्प्लॉयमेंट। इस वाले में नए वाला एडी यहां काट रहा था, क्या यहां इक्विलिब्रियम पॉसिबल था? नहीं। क्यों? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, अब हम बढ़ा नहीं सकते। यहां घटा तो सकते हैं, घटा के हम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बना सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम का नाम बदल जाएगा। अब नाम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्या होगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो देखो क्या कह रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड, अगर न्यून मांग होगी तो क्या इंपैक्ट होगा? एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा एम्प्लॉयमेंट? पिछली बार बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन घटाने का तो है। एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा तो कंट्री में आउटपुट का लेवल, सप्लाई का लेवल, इनकम का लेवल, जीडीपी का लेवल, ठीक है, नया इक्विलिब्रियम बनेगा, लेकिन कहां बनेगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे। कहां पे? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और प्राइस का क्या होगा? सोचो खुद ही। पिछली बार डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, फुल एम्प्लॉयमेंट था तो प्राइस बढ़ रहा था। इस बार क्या है? डिमांड कम है, सप्लाई बहुत है, तो तुम बताओ चीजों के रेट क्या होंगे? है ना, जर्नल प्राइस लेवल घटना शुरू हो जाएगा। बोलो क्या पूरी बात ठीक है? हमें यह पता है कि एडी और एएस बराबर होते तो इक्विलिब्रियम होता है, और हमने यह सुना कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद एएस और एडी बराबर होते हैं तो उसे भी इक्विलिब्रियम बोलते हैं, लेकिन नाम क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पूर्ण रोजगार संतुलन। और फिर मैंने ये कहा कि अगर कभी ऐसा हो गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे जितना तूने एएस किया, एडी उससे ऊपर चला गया, तो नाम एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट पे जितना तूने एएस किया, एडी उससे नीचे रह गया, नाम डेफिसिट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। डायग्राम ठीक है? फुल एम्प्लॉयमेंट वाला डायग्राम बनाया मैंने, ये वाला डायग्राम बनाया मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, यही है ना फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम, नॉर्मल एडी इक्वल टू एएस। और एक्सेस डिमांड में मैंने लाइन कहां ड्रॉ कर दी है? ऊपर की तरफ। और डेफिसिट डिमांड में लाइन कहां ड्रॉ हो गया? एडी का नीचे की तरफ। पक्का? एक्सेस डिमांड में जो ऊपर की तरफ ये गैप बना था, इसी को इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड, इसमें जो नीचे की तरफ गैप बना, पक्का? रीजन, इसके रीजन सी का बढ़ जाना, आई का बढ़ जाना, जी का बढ़ जाना, एक्सपोर्ट का बढ़ जाना, इंपोर्ट का घट जाना, टैक्स का कम होना और डेफिसिट फाइनेंसिंग करवाना। इसके पीछे रीजन सी का घटना, आई का घटना, जी का घटना, है ना, और एक्सपोर्ट का कम होना, इंपोर्ट का बढ़ना और टैक्स का बढ़ना, ठीक है। इंपैक्ट, एम्प्लॉयमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि अब बढ़ा नहीं सकते। एम्प्लॉयमेंट पे इंपैक्ट है, घटा तो सकते हैं, घटा तो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए जीडीपी, नेशनल इनकम, आउटपुट, सप्लाई कुछ चेंज नहीं होगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट घटा दिया तो जीडीपी, इनकम, आउटपुट सबका लेवल पक्का। इसमें जनरल प्राइस लेवल बढ़ना शुरू होगा, इसमें जनरल प्राइस लेवल घटना शुरू होगा। इसमें न्यू इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, इसमें न्यू इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, लेकिन उसका नाम क्या होगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डन है सबको? अब एक और क्वेश्चन और लास्ट चीज कि यार अगर कभी किसी देश में एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन बनती है तो हम उसे ठीक कैसे करते हैं? ठीक है, तो एक का सीखिए बस और दूसरे में रिवर्स करना है। एक्सेस डिमांड का मुझसे सुनिए और डेफिसिट में आप उल्टा सोचिए। देखो मैं एक्सेस डिमांड का समझा रहा हूं आपको। भाई एक बात बताओ, एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए आपकी क्या कोशिश होगी कि आपकी कंट्री में जो डिमांड एक्सेस है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ नहीं रहा ना बेटा जी, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा पा रहे आप, तो सप्लाई तो बढ़ने के चांस है नहीं, सप्लाई बढ़ के तो एडी के बराबर जाएगा नहीं, तो हमें क्या ठीक करना है? एडी को घटाने की कोशिश करनी है। सही कह रहा हूं मैं? तो इसको सही करने के, एक्सेस डिमांड को या इन्फ्लेशनरी गैप को सही करने के दो रास्ते हैं, दो तरीके। एक का नाम है फिस्कल पॉलिसी, हिंदी राजकोषीय नीति, और एक का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, हिंदी मौद्रिक नीति। फिस्कल पॉलिसी को ही बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। जब गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू, गवर्नमेंट हर साल बजट बनाती है ना, तो जब गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड को ठीक करने की कोशिश करती है तो हम क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति या बजटरी पॉलिसी। कंफर्टेबल? और अगर गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है आरबीआई, गवर्नमेंट का जो सुपरवाइजर है, बताया था मैंने, एजेंट भी है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट के लिए काम करता है ना आरबीआई, तो अगर आरबीआई अपनी पॉलिसी के थ्रू, अपनी नीतियों के थ्रू एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड को ठीक करने की कोशिश कर रही है, तो फिर क्या चल रहा है?
कंफर्टेबल है सबको? मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या है? अब फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के पास दो ही तो चीज, गवर्नमेंट दो ही चीजों से तो सब कुछ करती है, एक टैक्स है ना, और दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सही कह रहा हूं मैं? यही दो चीजें। अब तुम बताओ, इस वाले केस को सोचो, उसमें उल्टा कर लेना। तुम बताओ, एक्सेस डिमांड है, गवर्नमेंट उसे ठीक करना चाहती है, गवर्नमेंट को टैक्स का क्या करना चाहिए? टैक्स को बढ़ाना चाहिए। क्या होगा ऐसा करने से? टैक्स बढ़ेगा तो लोगों को चीजें महंगी लगेंगी, और महंगी लगेंगी परचेसिंग पावर लोगों की कम होगी, और डिमांड जो ज्यादा था वो। अच्छा, गवर्नमेंट को अपने खर्चों के साथ क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर देने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडी के कंपोनेंट में आता है ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट को अपने खर्चे, चाहे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, गवर्नमेंट को उसे घटा देना चाहिए। बोलो डन है? मॉनेटरी पॉलिसी पे आओ, कई सारी चीजें हैं। पहले तो एक एक करके चीजों को समझते भी जाओ और उसका इंपैक्ट भी सोचते जाओ। सबसे पहला पॉइंट है रेपो रेट। रेपो रेट, हिंदी रेपो दर, इसको एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रीपर्चेस रेट। रीपर्चेस रेट, ठीक है? क्या है रेपो रेट या रीपर्चेस रेट? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे टाइम के लिए लोन प्रोवाइड करती है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। अब एक चीज बताओ, अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो लोगों को लोन की अवेलेबिलिटी, लोन का सप्लाई बढ़ा के देना चाहिए या घटाना चाहिए? देखो ना, सोचो, पहले वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, और लोन सप्लाई बढ़ा दोगे तो और परचेज करने की पावर बढ़ जाएगी, और ज्यादा डिमांड करना शुरू कर देंगे तो लोन को क्या करना होगा? लोन के सप्लाई को घटाना होगा। तो अब आरबीआई रेपो रेट के साथ क्या करेगी? आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगी। इंपैक्ट आपको पता है, ज्यादा रेपो रेट मतलब कमर्शियल बैंकों को महंगा लोन मिला। अगर कमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिला तो आगे वो पब्लिक को महंगे रेट पे ऑफर करेगा, पब्लिक को महंगा लोन ऑफर होगा, पब्लिक लोन लेने से डिस्करेज हो जाएगी, बचने की कोशिश करेगी, है ना, और पब्लिक लोन कम लेगी तो पब्लिक एग्रीगेट डिमांड को भी घटाएगी, डिमांड कम करेगी। कंफर्टेबल हो? बैंक रेट, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, ठीक है? बैंक रेट को, बैंक दर को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर आरबीआई क्या कर रहा है? कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है। और इस रेट के साथ भी क्या किया जाएगा? आरबीआई इसको भी बढ़ाने की कोशिश करेगी। क्यों? बैंक रेट महंगा तो कमर्शियल बैंकों को लोन महंगा मिला लॉन्ग टर्म के लिए, अगर कमर्शियल बैंकों को लोन महंगा मिला तो आगे वो पब्लिक को भी हाई रेट पर ग्रांट करेगी, पब्लिक डिस्करेज और एक्सेस डिमांड कंट्रोल। ठीक है जी। फिर एक टर्म है रिवर्स रेपो रेट। इसके साथ क्या होगा समझने से पहले रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, विपरीत रेपो दर किसे कहते हैं? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड, जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, उसको वो डिपॉजिट कराती है किसके पास? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जमा करा रही है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोल रहे हैं? रिवर्स रेपो रेट। और क्या सीन है रिवर्स रेपो रेट का? अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, सोच के देखो, अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो कमर्शियल बैंक सोचेगा कि यार प्रॉफिट है किसमें? प्रॉफिट लोगों को लोन देने में है या अपना पैसा आरबीआई के पास रख देने में? तो उसे आरबीआई के पास अपना पैसा डिपॉजिट करने में ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। वो अपना पैसा कहां डिपॉजिट करेगा? आरबीआई के पास। और रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या रहेगा? कमर्शियल बैंक की जेब में पैसे कम, और अगर कमर्शियल बैंक की जेब में पैसे कम तो आगे वो पब्लिक को लोन देने का काम भी कंफर्टेबल हो। अगला इसके बाद टर्म आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रिया। सबको पता है, बैंकिंग के चैप्टर में मैंने बताया कि आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट है, और गवर्नमेंट का एजेंट होने के नाते गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का सेल परचेस कमर्शियल बैंक को करने का काम आरबीआई करता है। सरकार की सिक्योरिटी शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट के हैं, उनको कमर्शियल बैंक को बेचने का काम कौन कर रहा होता है? आरबीआई। और जैसे ही आरबीआई देखता है इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करना शुरू कर देता है। सोच के देखो, सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटी बेच दी कमर्शियल बैंकों को, कमर्शियल बैंक ने खरीदा,
खरीदा तो उसके लिए पेमेंट की, और पेमेंट कमर्शियल बैंक की जेब से जब निकला तो निकल के किसके पास चला गया? आरबीआई के पास। मतलब इसको कहते हैं आरबीआई ने लिक्विडिटी तरलता, पैसा सोख लिया। समझ गए? पैसा कमर्शियल बैंकों से ले लिया। कैसे? सिक्योरिटीज बेचकर। कैसे बेचती है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का लालच देके कमर्शियल बैंक तुरंत खरीद लेता है। अब कमर्शियल बैंक की जेब से पैसा कम हो गया, और अगर कमर्शियल बैंक की जेब में पैसा कम हो गया तो कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन करने की पावर भी कम हो गई। और यही तो करना था एक्सेस डिमांड। समझ गए मेरी बात? यही तो करना था। उसके बाद अगला है LRR, और इसके दो पार्ट्स SLR और CRR। पहले तो क्लियर करिए LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, वैधानिक आरक्षित अनुपात। सभी कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के कहने पर अपने डिपॉजिट का, इनिशियल डिपॉजिट का कुछ परसेंट रिजर्व बनाना होता है, और उसी को क्या बोलते हैं? LRR। ये रिजर्व दो तरीकों के हो सकते हैं, CRR, SLR। अगर कमर्शियल बैंक के कहने पे, सेंट्रल बैंक के कहने पे कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट पर कैश की फॉर्म में रिजर्व बनाना है। कौन सी फॉर्म में बनाना है? कैश की फॉर्म में। और रिजर्व बना के आरबीआई के पास जमा करवा के आना है। करवा के किसके पास आना है? आरबीआई के पास। तो इसको क्या बोला जाता है? CRR। ठीक है। और अगर आरबीआई के कहने पे कमर्शियल बैंक को लिक्विड एसेट्स, तरल परिसंपत्ति, जिसमें तीन चीजें हैं, गोल्ड है, कैश है और अनएक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज है, अगर इस फॉर्म में रिजर्व बनाना है तो, और बना के अपने ही पास रख लेना है, तो वो क्या है? SLR। CRR कैश की फॉर्म में बनेगा, ये लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में बनेगा। इसे बना के आरबीआई के पास रखना है, इसे बना के कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है, और दोनों किसके कहने पे बनाना है? आरबीआई के कहने पे। कंफर्टेबल? और अब इसके साथ क्या करेगी आरबीआई? इसको आरबीआई बढ़ा देगी। सोचो, रिजर्व बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो मतलब रिजर्व बढ़ा दिया आरबीआई ने, इसका मतलब ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, और अगर कमर्शियल बैंक रिजर्व ज्यादा रखेगा तो लोन देने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी। बोलो क्लियर हो? अगला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। ये क्या होता है? कमर्शियल बैंक पब्लिक को जो लोन देती है और बदले में जो मॉर्टगेज गिरवी रखवाती है, तो जो गिरवी रखवाया गया उस चीज का मार्केट वैल्यू, जो गिरवी रखवाया गया उस चीज का मार्केट वैल्यू, सुन रहे मेरी बात, और जितना लोन दिया गया उस लोन के अमाउंट के डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। आपसे 10 लाख रुपए की चीज गिरवी रखवा के आपको 6 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है? 4 लाख। और अगर सेंट्रल बैंक ने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़वा दिया तो पब्लिक कहेगी अबे यार मार्जिन तो ज्यादा है, इतनी महंगी चीज रख के इतना सही लोन मिलेगा, हम नहीं ले रहे। ठीक है। और यही तो चाहता था सेंट्रल बैंक कि पब्लिक लोन ना ले, क्योंकि केस कौन सा है? एक्सेस डिमांड वाला। कंफर्टेबल ना? तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा एक्सेस डिमांड में। ऐसे एक पॉइंट है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग क्या होता है? पहले से ही हर फील्ड के लिए कोटा डिसाइड होता है कि एजुकेशन सेक्टर के लोन चाहिए तो इतना देंगे, बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए, इस बिजनेस के लिए चाहिए तो इतना देंगे। हर लोन का कोटा डिसाइडेड है। समझ रहे हो मेरी बात? हर लोन का क्या डिसाइड है? कोटा। हर फील्ड का कोटा डिसाइड है, और इन्फ्लेशन में उस कोटे के अमाउंट को क्या करती है आरबीआई? रिड्यूस। इट्स कॉल्ड क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग को क्या कर दिया जाता है? रिड्यूस। एक पॉइंट और है मॉरल सेशन, नैतिक प्रभाव। आरबीआई कहता है मैं अपेक्स हूं, मैं सर्वोच्च हूं, और कमर्शियल बैंक तुझे हर वो बात माननी पड़ेगी जो मैं बोलूंगा। ठीक है। और इन्फ्लेशन में आरबीआई कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन देता है कमर्शियल बैंक को ताकि लोन देना क्या हो जाए? मुश्किल, ताकि पब्लिक के लोन लेना मुश्किल हो जाए। मतलब मॉरल सेशन का मतलब यह कि नैतिक प्रभाव, आरबीआई प्रेशर क्रिएट करता है किसके ऊपर? कमर्शियल बैंक के ऊपर, कि तुझे कम से कम लोन देना है पब्लिक को। ठीक है। क्योंकि केस कौन सा है? अब डेफिसिट डिमांड में खुद ही समझदार बन जाओ। गवर्नमेंट टैक्स को घटाएगी, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, रेपो रेट उल्टा कम, बैंक रेट कम, रिवर्स रेपो रेट कम, सेल की जगह परचेज करना शुरू कर देंगे, एलआरआर, सीआरआर, एसएलआर सब क्या हो जाएगा? कम, है ना? मार्जिन रिक्वायरमेंट कम, क्रेडिट राशनिंग ज्यादा। मॉरल सेशन में जो नीतियां बनाई जाएगी वो लिबरल पॉलिसी होगी, आसान नीति होगी, ताकि ज्यादा पब्लिक को लोन मिले।